सना मलिक वो कोई मामूली जासूस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के मुताबिक वो पाकिस्तान की पुलिस में एक सीनियर अफसर है जिसे खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खास तौर पर तैयार किया है। और आईएसआई इस तरह के हनी ट्रैप और डीप कवर ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। हाँ, तो सना का मिशन एकदम साफ था, राजस्थान के उस बेस की जानकारी निकालना जहां भारत अपने नए हथियारों का ट्रायल कर रहा था। और इस मिशन के लिए उसने जो भेस चुना वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। एक भिखारिन का। हाँ, एक भिखारिन का। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, पहली नजर में किसी को शक भी नहीं हो सकता। ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक चाल है। एक सैन्य अड्डे के पास जहां जवान अपने परिवारों से दूर रहते हैं, वहां एक लाचार औरत के लिए हमदर्दी पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। मतलब वो सिर्फ भीख नहीं मांग रही थी, वो सहानुभूति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि वो बच्चों के सामने रोने का नाटक करती, अपनी बीमार माँ की झूठी कहानी सुनाती, और फौजी नरम दिल होते हैं, वो उसकी मदद भी करते थे। और इसी मौके का फायदा उठाकर हाँ, इसी दौरान वो अपने कपड़ों में छुपी एक छोटे से स्पाई कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और ये कोई आम कैमरा नहीं था। सोर्स के हिसाब से ये इतना छोटा था कि शायद कपड़ों के बटन में फिट हो जाए, लेकिन इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी बहुत हाई थी। अच्छा। दिन में वो जानकारी इकट्ठा करती और रात में पास के एक वीरान बंकर से सैटेलाइट डिवाइस के जरिए पाकिस्तान भेज देती। ये डिवाइस बर्स्ट सिग्नल का इस्तेमाल करता था। बर्स्ट सिग्नल वो क्या होता है? कुछ सेकंड में सारा डेटा भेजकर ऑफ हो जाता था ताकि भारतीय सिग्नल इंटेलिजेंस उसे ट्रैक न कर सके। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था। समझ गया। तो कई दिनों तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा, किसी को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। लेकिन फिर एंट्री होती है भारतीय सिपाही भूपेंद्र सिंह की, और उसे कुछ चीजें खटकने लगती हैं। हाँ, और यहीं से काउंटर इंटेलिजेंस का असली खेल शुरू होता है। भूपेंद्र एक बेहद चौकस सिपाही था। उसके मन में क्या सवाल उठे? उसके मन में सवाल उठते हैं, ये औरत देखने में तो पढ़ी लिखी और सलीकेदार लगती है, फिर भीख क्यों मांग रही है? ये सिर्फ फौजियों के क्वार्टर के आसपास ही क्यों घूमती है? और सबसे बड़ा सवाल जो उसके लिए रेड फ्लैग था, रात होते ही ये गायब कहाँ हो जाती है? सही बात है। एक आम बेघर इंसान कहीं आसपास ही सोता है, लेकिन ये औरत जैसे हवा में घुल जाती थी। किसी शक के आधार पर भूपेंद्र ने एक रात चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया। और उसने क्या देखा? उसने सना को उसी पुराने वीरान बंकर में जाते हुए देख लिया। जब उसने टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर का मंजर बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। वो भिखारिन अब साफ सुथरे कपड़ों में एक प्रोफेशनल एजेंट बन चुकी थी। उसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, सामने भारतीय सैन्य ठिकानों के नक्शे फैले हुए थे, और वो धीमी आवाज में उर्दू में सैटेलाइट फोन पर बात कर रही थी। तो सब कुछ साफ हो गया। हाँ, भूपेंद्र को एक सेकंड में समझ आ गया कि ये एक पाकिस्तानी जासूस है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर लोग शायद तुरंत अपनी सीनियर्स को खबर करते या बंकर पर धावा बोल देते। हाँ, लेकिन भूपेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने इंतजार करने का फैसला किया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कह सकते हैं मैच्योर और रणनीतिक फैसला था। अच्छा, कैसे? उसकी सोच एक सिपाही से ज्यादा एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर वाली थी। वो जानता था कि अगर इस जासूस को भी पकड़ लिया तो हमें सिर्फ एक मोहरा मिलेगा। लेकिन अगर इंतजार किया तो हो सकता है कि पूरी साजिश, इसके पीछे के लोग और इनका नेटवर्क सब कुछ सामने आ जाए। उसने खेल को बड़ा करने का फैसला किया। समझ गया। और इसी रणनीति के तहत भूपेंद्र ने अगले दिन एक बहुत ही सीधा और चौंकाने वाला कदम उठाया। क्या किया उसने? वो सुबह सुबह सना के पास गया और सीधे पूछा, साफ साफ बताओ तुम कौन हो और कल रात पाकिस्तान को क्या जानकारी भेज रही थी? अरे वाह, सीधे सवाल। हाँ, सना के तो होश उड़ गए। उसे लगा कि वो पकड़ी गई। वो गिड़गिड़ाने लगी, माफी मांगने लगी। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। भूपेंद्र उसे गिरफ्तार करने की बजाय एक अजीब सी पेशकश करता है। वो कहता है, शाम को मेरे घर आ जाना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये भूपेंद्र की कोई चाल थी या वो वाकई में एक पल के लिए अपनी ड्यूटी भूलकर उस औरत की खूबसूरती से प्रभावित हो गया था? ये बहुत ही उलझावा सवाल है। उस रात से उनके बीच एक अजीब से रिश्ते की शुरुआत होती है। भूपेंद्र उसका सैटेलाइट फोन और दूसरे जासूसी के उपकरण तो जब्त कर लेता है, जिससे पाकिस्तान को जानकारी मिलना बंद हो जाती है। हाँ, लेकिन वो उसे गिरफ्तार नहीं करता। वो उसे अपनी निगरानी में रखता है। क्या ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल था? हो सकता है। वो उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उससे और राज उगलवा सके। दोनों संभावनाएं हैं। हो सकता है ये क्लासिक काउंटर एस्पियोनाज तकनीक हो,
जहां आप दुश्मन एजेंट को तोड़कर उसे डबल एजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ, उसे सुरक्षा का एहसास दिलाओ, उसका भरोसा जीतो और फिर उसी के जरिए दुश्मन को गलत जानकारी भेजो। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि वो इंसान होने के नाते भावनाओं के जाल में उलझ गया हो। मतलब एक ही वक्त में ड्यूटी और दिल के बीच फंस गया था। एग्जैक्टली। और सना का क्या वो सच में बदल रही थी या सिर्फ बचने का नाटक कर रही थी? देखिए, सना भी एक ट्रेन्ड ऑपरेटर थी। वो भी यही खेल खेल रही थी, है ना? वो भूपेंद्र को झूठी कहानियां सुनाकर उसकी हमदर्दी जीतकर अपना भरोसा बना रही थी, ताकि मौका मिलते ही वो या तो भाग सके या अपना मिशन पूरा कर सके। तो ये एक शतरंज की बाजी जैसा था। हाँ बिल्कुल, जहां दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और दोनों पर जज्बातों के हावी होने का खतरा था। इसी बीच उधर पाकिस्तान में आईएसआई हेडक्वार्टर में खलबली मच जाती है। जाहिर है, जब कई दिनों तक सना से कोई सिग्नल नहीं मिलता तो वो मान लेते हैं कि एजेंट या तो पकड़ा गया है या मारा जा चुका है। और यही हमें खुफिया एजेंसियों की बेरहम कार्यशैली दिखती है। सही कहा। उनके लिए एक एजेंट की जान से ज्यादा मिशन की कामयाबी जरूरी होती है। वो सना को कॉम्प्रोमाइज्ड मानकर तुरंत प्लान बी पर काम शुरू कर देते हैं। और उनका प्लान बी था ऑपरेशन कहर। इस ऑपरेशन कहर का मकसद क्या था? इसका मकसद था ध्यान भटकाना। आईएसआई ने 4 ट्रेन्ड आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करने का ऑर्डर दिया। उनका टारगेट था सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों की गुप्त बैठक पर हमला करना। अच्छा। आईएसआई को लगा कि इस बड़े हमले से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकेगा और शायद उन्हें अपने एजेंट के बारे में कुछ पता चल सके। इधर भूपेंद्र को भी खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने लगता है कि सीमा पर कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और वो सना से पूछता है। हाँ, वो सना से इस बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताती। ये सना के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। वो चाहती तो भूपेंद्र को सब सच बताकर अपनी वफादारी साबित कर सकती थी, लेकिन वो चुप रही। क्यों? शायद उसकी ट्रेनिंग उसे ऐसा करने से रोक रही थी, या शायद वो अब भी पाकिस्तान के प्रति वफादार थे। भूपेंद्र का शक और गहरा हो जाता है जब वो सना के सामान की तलाशी लेता है तो उसे एक और छोटा कैमरा मिलता है जो अब भी एक्टिव था। ओहो, ये भूपेंद्र के लिए सबसे बड़ा धोखा था। इसका मतलब उनके रिश्ते के बावजूद सना अब भी जासूसी कर रही थी। बिल्कुल। ये वो पल था जब भूपेंद्र के लिए तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। उसके मन में जो भी थोड़ा बहुत भावनात्मक झुकाव था वो खत्म हो गया। अब उसके सामने सिर्फ एक दुश्मन जासूस थी, कोई प्रेमिका नहीं। इसके बाद जब आतंकवादी हमला करते हैं तो भारतीय सेना और पुलिस पहले से ही तैयार थी। जबरदस्त मुठभेड़ होती है। हाँ, और 4 आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन जो सबूत मिलता है वो सीधा सना से जुड़ा था। क्या सबूत? मारे गए एक आतंकवादी के पास से कुछ दस्तावेज मिलते हैं जिन पर वही कोड वर्ड्स और सिग्नेचर थे जो सना मलिक इस्तेमाल करती थी। अच्छा, तो अब कोई शक नहीं बचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सना का लिंक इस आतंकी हमले से सीधे सीधे जुड़ गया था। ये भूपेंद्र के हाथ में एक ठोस सबूत था। अब तो सना की गिरफ्तारी तय थी। हाँ, लेकिन भूपेंद्र एक बार फिर सब कुछ चौंका देता है। वो उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसे पाकिस्तान वापस जाने का मौका देता है। वो ऐसा क्यों करता है? बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा दांव था। भूपेंद्र ने उससे कहा, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हमारे पास हैं, तुम वापस जाओ, लेकिन याद रखना तुम हमेशा हमारी निगरानी में रहोगी। इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? शायद ये कि सना को जेल में रखने से ज्यादा फायदा उसे पाकिस्तान वापस भेजकर हो सकता था। वो अब भारत के लिए एक एसेट बन सकती थी, एक ऐसी कड़ी जिसके जरिए आईएसआई की हरकतों पर नजर रखी जा सके। मतलब उसने सबूतों को अपने तुरुप के पत्ते की तरह रख लिया। हाँ, जाते जाते सना कहती है कि उसने दिल से मोहब्बत की थी। इस पर भूपेंद्र का जवाब था, ये सिर्फ एक भ्रम था। और कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, 6 महीने बाद पासा पलट जाता है। बिल्कुल, 6 महीने बाद भारतीय खुफिया एजेंसी भूपेंद्र सिंह को ही एक नए मिशन पर पाकिस्तान भेजती है, ऑपरेशन फतेह। ये क्या मिशन था? मिशन था लाहौर के पास एक फैक्ट्री को तबाह करना, जहां भारत के खिलाफ हथियार बन रहे थे। ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन था। और उधर पाकिस्तान में आईएसआई भी सना को दोबारा एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इस बार उसका मिशन बहुत पर्सनल था। हाँ, आईएसआई को शायद शक हो गया था कि सना भारत में रहते हुए भावनाओं में बह गई थी, तो उसकी वफादारी परखने के लिए जनरल इकबाल उसे एक ही काम सौंपता है, भूपेंद्र सिंह को खत्म करना। हाँ, वो उससे कहता है जो तुम्हारे दिल में रह गया है उसे खत्म कर दो। अब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि 2 दिलों की जंग बन चुकी थी। जब भूपेंद्र और उसकी टीम फैक्ट्री पर हमला करते हैं तो लड़ाई के बीच उसकी नजर काले बुर्के में खड़ी सना पर पड़ती है।
और एक पल के लिए उसका दिल दहल जाता है। हाँ, उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रही है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब भूपेंद्र और उसके साथी आतंकवादियों से घिर जाते हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तभी अचानक सना सामने आती है और अपनी ही साइड के 2 आतंकवादियों को गोली मार देती है। वो भूपेंद्र की जान बचाती है। ये तो अविश्वसनीय है। उसने ऐसा क्यों किया? ये वो पल है जिसे इंटेलिजेंस की दुनिया में एजेंट टर्न कहते हैं। लेकिन ये किसी दबाव, लालच या ब्लैकमेल की वजह से नहीं हुआ। ये उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। जब भूपेंद्र ने उससे वजह पूछी तो उसने कहा, मेरी आत्मा अब और खामोश नहीं रह सकती। मैं तुम्हें मारने नहीं, खुद को आजाद करने आई थी। खुद को आजाद करने? हाँ, ये प्रायश्चित की तरफ उसका पहला और सबसे बड़ा कदम था। उसने अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक दी और सरेंडर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? सना ने भारतीय एजेंसियों की मदद की। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बयानों और दिए गए सबूतों से आईएसआई का पूरा नेटवर्क दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। और उसे सजा हुई? जाहिर है, उसे भारत में सजा हुई। सोर्स के मुताबिक उसे जेल हुई, जहां वो गीता पढ़कर अपने किए पर पछतावा करती रही। और भूपेंद्र, क्या उससे कभी मिला? 6 साल बाद अच्छे व्यवहार के आधार पर जब सना को रिहा किया गया तो जेल के बाहर सिर्फ एक इंसान उसका इंतजार कर रहा था, भूपेंद्र। वो उसे अटारी वाघा सीमा तक छोड़ने गया। वो आखिरी मुलाकात कैसी रही होगी? बहुत भावुक। जाते जाते सना ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाए? और भूपेंद्र ने क्या कहा? इस पर भूपेंद्र का जो जवाब था वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, मेरी वर्दी ने तुम्हें सजा दी, पर मेरा दिल शायद तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। अब मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद करता हूँ। वाह! और ये आजादी सिर्फ सना के लिए नहीं थी, ये भूपेंद्र के लिए भी थी, जो 6 साल से इस बोझ के साथ जी रहा था। तो कहानी खत्म? लगभग 8 महीने बाद भूपेंद्र को पाकिस्तान से एक चिट्ठी मिलती है। सना मुल्तान में लड़कियों का एक स्कूल चला रही थी और उन्हें नफरत से दूर रहने की तालीम दे रही थी। अच्छा। उसने लिखा था, मैं अब तुम्हारी नहीं, लेकिन किसी और की गुलाम भी नहीं। भूपेंद्र उस चिट्ठी को अपनी डायरी के आखिरी पन्ने में रख देता है। तो एक पाकिस्तानी जासूस के भारत में पकड़े जाने से शुरू हुई ये कहानी एक जटिल रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय साजिश से गुजरते हुए आखिरकार एक इंसान के प्रायश्चित और सच्ची आजादी की कहानी बन